Hello everyone, welcome to COET Concept. I am Vishnu Mohan Pathak, your guide and mentor for COET PG English Exam 2026. And as you all know me already, I am a research scholar of the Department of English, Banaras Hindu University, and this is going to be an important session. Why? Because as you all know, COET PG forms are now out और आपके एग्जाम में बहुत टाइम नहीं बचा है। कितना टाइम बचा है? मुश्किल से अब आज 6th ऑफ जनवरी है व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वन। ये कुछ टाइम में आपके पास उपलब्ध होगा। तो कम से कम हमारे पास 24-25 दिन इधर है, 23-24 दिन, और उसके बाद एक महीना और बच रहा है। एक छोटा सा टाइमलाइन हमारे पास अवेलेबल है एंड वी हैव टू कवर द एंटायर सिलेबस। तो पहली चीज है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप ट्रेडिशनल बुक्स सोर्सेस से जाइए, जो मैंने ऑलरेडी एक यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है अपने इसी चैनल पे, COET कॉन्सेप्ट पे। यू कैन रेफर टू दैट वीडियो वेयर आई हैव लिस्टेड द इंपॉर्टेंट सोर्सेस थ्रू व्हिच यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम एंड यू विल ऑब्वियसली स्कोर वेरी मच। बहुत बहुत इंटरेस्ट अच्छा जाएगा आपका। पर इफ यू आर समबडी हु फील्स कि आपको तैयारी किसी सोर्स से करनी है और जल्दी करनी है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में करनी है, तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। आप COET कॉन्सेप्ट का ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले आपको COET कॉन्सेप्ट का ऐप डाउनलोड करना है। उसमें COET PG इंग्लिश का कोर्स लिस्टेड है 2026 का। तो आप UG और NCET में किसी को जानते हो तो उनको भी रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम है COET कॉन्सेप्ट का ऐप डाउनलोड करना, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए कि देखिए, अगर आजकल में आप लेते हैं, अभी जनवरी में 6th 7th 8th इन डेट्स पे अभी आपको मिल सकता है 25% ऑफर। और ये सब छोड़िए, आप सिंपली फोन कीजिए और COET कॉन्सेप्ट के ऑफिस पे और इनसे बोलिए कि आपने मेरा रेफरेंस यूज किया है विष्णु मोहन पाठक, और आपको ये एग्जैक्टली 2000 या उसके आसपास में मिल जाएगा। मतलब 2000 से महंगा नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। नाउ हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं, जिस चीज के लिए हमने ये क्लास रखी है, ठीक है। और जब आप प्रिपेयर करते हैं तो आपके पास दो चीजें होती हैं। एक तो आपने कोर्स सिलेबस कवर किया, देन यू आल्सो रेफर टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट द पेपर इज ऑल अबाउट। सो सी, यू माइट बी थिंकिंग कि 2022 का पेपर इज इररेलेवेंट बिकॉज COET 2022 थोड़ा इजी लगा, पर ऐसा नहीं है। देखिए, जब आप PYQ सॉल्व करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द क्वेश्चंस, इट इज आल्सो अबाउट the options that are given in the questions. So if you are aware about these options, जैसे Northrop Frye है, you see this question archetypal criticism, I have deliberately answered the first question अभी शुरू में ही। रीजन ये है, अब आप देखिए UGC नेट ने इसी क्वेश्चन को इस फ्राई के जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर जाके पूछ लिया। आपको सिर्फ ऑप्शन नहीं देखना होता, ऑप्शन के साथ आप क्या पढ़ सकते हैं वो देखिए, और आप श्योर रहिए कि कम से कम 30 क्वेश्चंस, 25 से 30 क्वेश्चंस आप इस मेथड से ही डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे पेपर में। आपका बहुत टाइम बचेगा। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, who wrote archetypal criticism? See, there's no book titled archetypal criticism as such. Northrop Frye wrote the anatomy of, I don't know if it's visible or not. Let me quickly check it. Okay, it is, but I'll rather use another color. Anatomy of Criticism is the work written by Frye in 57, ठीक है। तो इट्स पहला तो आपको ये पता चल गया। आई होप लाइक यू ऑल कैन कम डाउन कौन सा आपको कलर ज्यादा बेहतर सूट कर रहा है। हाँ, आई थिंक दिस वन लुक्स बेटर व्हेन वी आर राइटिंग समथिंग, राइट, बिकॉज द रेड मिक्सेस विद द रेड। समहाउ ये काम नहीं कर रहा है। ओके, सो फ्राई इन दिस वर्क टॉक्स अबाउट two or three important things. One is the term archetype itself. Archetype क्या होता है, ठीक है। जैसे देखिए, आप देखते होंगे there are stories where there is this specific common pattern. For example, एक हीरो का राइज हुआ, ठीक है। कोई एक मान के चलिए कि जैसे सन है आपके जीवन में, सन, द सन, स्टार अपना, उसका एक इंटरप्रिटेशन है हमारे फील्ड में। तो
आप सोचते हैं कि सूर्य के इसके देवता हैं या इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आर्केटाइप होती है जो ह्यूमंस की कॉमन बिलीफ से, कॉमन मेमोरीज है, उस चीज से इसको एसोसिएट कर सकते हैं। देन इसमें वो 4 सीजन से एसोसिएट करके बताते हैं लिटरेचर को, ठीक है। 4 सीजन से एसोसिएट करके बताते हैं मूड्स और अपने जो लाइफ स्टाइल है उससे संबंधित वो चीज है। तो मैं आपको बताता हूं है क्या वास्तविकता में। तो जैसे आपने देखा विंटर की बात की, तो विंटर रिप्रेजेंट्स सटायर। सटायर इज ऑब्वियसली अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर, लेकिन ये जीवन का भी एक पार्ट है, ठीक है। तो विंटर सटायर को रिप्रेजेंट करता है। मैं उस ऑर्डर में नहीं लिख रहा हूं, जस्ट जैसे मुझे याद आ रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ। तो ऑटम रिप्रेजेंट्स ट्रेजेडी, ठीक है, ये लिटरेचर का एक पार्ट हो गया, ट्रेजेडी। देन व्हेन यू लुक एट समर, सो समर इज बेसिकली रोमांस। भाई ये देखिए अपने मन ही कलर चेंज कर लिया, आई डोंट नो हाउ व्हाई इट हैपेंड, बट समर रोमांस से बचता है, विंटर ऑटम समर और स्प्रिंग, स्प्रिंग बचता है। तो स्प्रिंग जब आप इनके पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको स्प्रिंग के बारे में ही दिखेगा, और स्प्रिंग रिप्रेजेंट्स कॉमेडी। तो दिस इज द आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म। इस पे यूजीसी नेट में इसी साल ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और फ्रेडरिक जेमिसन का आपको जब मैं थ्योरीज पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ये दिखेगा। टेरी ईगल्टन ने लिटरेरी थ्योरी एंड एन इंट्रोडक्शन करके, शॉर्ट इंट्रोडक्शन करके एक बुक लिखी है। और ईगल्टन की एक और किताब है विच इज आफ्टर थियरी, ठीक है। आफ्टर थियरी इज ऑल्सो अ बुक बाय ईगल्टन, इट केम इन 2003। और वो वाला जो वर्क है इट केम इन 1983, लिटरेरी थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। देन स्टुअर्ट हॉल इज एसोसिएटेड विद किस चीज, कल्चरल स्टडीज, ठीक है। कल्चरल स्टडीज के बिगिनिंग में मैं इस पे आऊंगा, कभी और डिस्कस होगा। तो कल्चरल स्टडीज के बिगिनिंग में एक सीसीसीएस करके बर्मिंगम में एक बनाया गया इंस्टीट्यूशन, जिसके शुरुआती मेंबर्स में हॉगार्ट, स्टुअर्ट हॉल, ये लोग थे, और कल्चरल स्टडीज की फील्ड को ये डेवलप किए। ये तो थियरी वाले हो गए, ठीक है। नाउ कमिंग टू okay, what was the pen name of Samuel Clemens? If you remember, there was a question in 2025 on the pen names. जो 2025 का CVT पीजी इंग्लिश का एक पेपर हुआ था, उसमें भी एक क्वेश्चन था इस पे। तो दीज आर बेसिक क्वेश्चंस एंड आपको पता है कि इसका आंसर मार्क ट्वेन होगा। एरिक आर्थर ब्लेयर, एरिक आर्थर ब्लेयर जिनका जन्म हुआ था बॉर्न इन मोतिहारी बिहार, ठीक है। ये आपका टारगेट है, आप ये बताइए खुद से पढ़ के कि मोतिहारी बिहार में जो एरिक ब्लेयर जन्म लिए थे उनका असली नाम क्या था। सो दिस कुड बी अनदर क्वेश्चन दैट यू माइट नॉट बी एंटिसिपेटिंग, बट इट might actually come in your exam. Now, this is also a fundamental statement. Give me the extension and motion and I'll construct the universe. So, अगर मैं कहूं कि आपको ये पता नहीं है कौन है, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा साइंटिफिक स्टेटमेंट लग रहा है। तो अब आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं बेकन के, तो बेकन तो कंस्ट्रक्ट द यूनिवर्स से रिलेटेड नहीं है, तो यू एलिमिनेटेड दिस क्वेश्चन। Galileo is somebody who is more related with astronomy, so this could be a confusing option. And if you look at Harvey, I think he had his associations with biology. If you read the Routledge History of English Literature that I have suggested as one of the books that you can refer to prepare for this exam, तो हार्वे आपको पता चलेगा कि नहीं ये तो नहीं है। अब बचा गैलीलियो और डेकार्ट। So if you read Routledge or if you simply read M.H. Abrams, you'll get to know कि रेने डेकार्ट एंड आई हैव, अगर मेरा आप कोर्स देखेंगे तो हमने डेकार्ट के बारे में और 2025 का सोल्यूशन वीडियो जो हमारे यूट्यूब चैनल पे उसको देखेंगे तो भी हमने डेकार्ट के बारे में अच्छे से लिखा हुआ है। सो ही ऑल्सो रोट दिस थिंग कॉजिटो एर्गो सम। कौन जानता है कि पेपर में पूछ ही ले ये सब, ठीक है। कॉजिटो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम, दिस इज वन ऑफ द आइडियाज गिवन बाय हिम। एंड इनका बर्थ 1595 में हुआ था, 1595 में जन्म हुआ था और 1650 तक इनकी लाइफ थी। और डेकार्ट का एक और चीज जो मैं बताना चाहता था कि इस बुक का नाम है डिस्कोर्स ऑन मेथड, ठीक है, डिस्कोर्स ऑन मेथड, एंड आई थिंक इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1637।
ये आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये थोड़ा सा इजी था बट इसमें आपको पता चला कुछ कुछ। अब जब आप एनलाइटनमेंट पढ़ेंगे, व्हेन यू स्टडी अबाउट एनलाइटनमेंट, some sources say that enlightenment begins with Principia Mathematica of Newton, which was published in the year 1687. However, some people would also say, some theorists would say that enlightenment, the idea of enlightenment that I have already discussed several times on YouTube, also on in the discussion of our literary terms, तो आप वो भी देख लीजिएगा, literary terms part 2 में most probably you'll find it, पार्ट 1 2 3 में से ही किसी एक में गारंटीड है, ठीक है, आप देख सकते हैं उसमें भगा के देख के। तो एनलाइटनमेंट की बिगिनिंग में कई लोग मानते हैं कि डिस्कोर्स ऑन मेथड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसी से उसको काउंट करना चाहिए। तो शेक्सपियरियन प्ले हैज अ कैरेक्टर कॉल्ड प्रॉस्पेरो। सो यू व्हाट यू शुड डू, क्वेश्चन देख के क्या करना है, पहला चीज क्या है आपको क्या करना है, यू जस्ट पिकअप शेक्सपियर, ठीक है। मैंने शेक्सपियर के ऊपर रेनेसांस पार्ट 3 करके अपने यूट्यूब अपने पेड कोर्स में बहुत ही बेहतरीन सारा समरी करके बताया हुआ है, और इतना है कि अगर आप वो पढ़ जाते हैं तो आपके बहुत से क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है, उस फेमस स्टेटमेंट्स। पर उसके अलावा भी आप शेक्सपियर पे आप इनका हर एक प्ले तो नहीं, मतलब 15-20 जो इंपॉर्टेंट प्लेस हैं उनकी टाइमलाइन नोट करिए और उनके इंपॉर्टेंट डायलॉग्स भी नोट कीजिए, ठीक है, और कैरेक्टर्स। तो आपको पता होना चाहिए शेक्सपियर आपके फाउंडेशनल है इस फील्ड के, तो उनको तो आप पढ़ेंगे। प्रॉस्पेरो एंड देन आई ऑल्सो गिव यू अ नेम कैलिबन, ठीक है। फिर आप समझ जाएंगे जल्दी ही, बहुत जल्दी समझ जाएंगे। तो इसका सिंपल आंसर है टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट 1610 या 1611, दोनों इसकी रिकॉग्नाइज्ड डेट्स हैं। 1611 इज द मोस्ट कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड डेट फॉर द पब्लिकेशन ऑफ टेम्पेस्ट। एंड देन यू सी मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग लियर। Othello has the central character Othello. King Lear has the central character of King Lear. Merchant of Venice has the characters of Antonio, Bassanio, Portia, and others. And obviously the Shylock. And Tempest has Miranda. So one character is Miranda, whom Miranda Ferdinand, ठीक है। तो ये सब कैरेक्टर्स है इसमें, हम इस पे बात कर चुके हैं बहुत बार, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कहीं मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। ओथेलो एंड डेस्डिमोना, मैंने अपने कोर्स में ये भी बताया है कि कौन सा जो प्ले है उसको कौन सी इंडियन फिल्म रिप्रेजेंट करती है। ओथेलो को अजय देवगन की फिल्म में आप देखेंगे, किसमें, ओमकारा में। टेम्पेस्ट पे तो खैर नहीं है, किंग लियर पे भी नहीं है, लेकिन आप अगर मैकबेथ की बात करते हैं तो उसमें मोहम्मद जो इरफान खान थे उनकी एक्टेड फिल्म है। Which of the following text does not come under science fiction? So you understand science fiction, it is also one of the texts, one of the terms prescribed in your syllabus, ठीक है। science fiction is a term prescribed in your CVT PG English syllabus। तो एक्सपेक्ट क्या करता है, देखिए एनटीए क्या एक्सपेक्ट करता है कि आप जो टर्म लिखा हुआ है ना उससे संबंधित कौन सी, यू गेट टू नो अबाउट द बुक्स, व्हाट इट इज, ठीक है, व्हाट इट इज, कंट्रीब्यूटर्स, व्हाट इट इज, बहुत है बुक्स, उनकी टाइमलाइन, उसका ऑब्वियसली ये सब तो है। वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑल दीज, जो मेरा पेड कोर्स का स्टूडेंट होगा उसको सब पता है, ठीक है, उसको ये सब ऑलरेडी पता है कौन कौन सा है। जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ, हार्ड टाइम्स, आपको पता है कि इसमें से कौन सा जो टेक्स्ट है वो साइंस फिक्शन है। वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स आपको सुनने से ही पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, एच.जी. वेल्स का ये वर्क है। एच.जी. वेल्स अगर आप जानते हैं तो आप जानते हैं कि साइंस फिक्शन कैटेगरी का है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, इसकी तो मूवी है 2018 में, लेकिन मूवी है प्लस, पर मूवी इज बेस्ड ऑन विच, मैं मूवी हटा देता हूं करंटली, क्योंकि आप लोग क्या करेंगे कि 2018 वाली मूवी को रेफर कर रहे हैं, या फिर ऐसा करते रहने देते हैं। बेस्ड ऑन बुक बाय J.R.R. टॉलकियन, ठीक है, J.R.R. टॉलकियन की किताब है उसके ऊपर, और उस किताब का नाम भी यही है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ठीक है। ये किताब बहुत फाउंडेशनल किताब है साइंस फिक्शन के केस में, जूल्स वर्न की किताब है, 1864 में ये आई थी। और आपने अगर चार्ल्स डिकेंस को पढ़ा है, आपको पता है कि ये उस तरीके का सोशल, ये फिक्शन है, दूसरी तरीके की चीज है। तो हार्ड टाइम्स 1854 में, और ये डिकेंस का है,
तो इसमें सोशल पॉलिटिकल क्राइसिस है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ। लेट मी इरेज द फर्स्ट वन। ठीक है, इसका मैं एक रेड पेन से भी लगा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, फोर्थ इज द, और क्या नाम है, हमने ये देखा। हाँ, इनकी टाइम लाइन्स में बता दूं, ये 1898 में आया था। ठीक है, 64 मैंने बता दिया। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का ये है 37 में आया था, ये 1937 में। ठीक है, J.R.R. टॉलकिन वाला। और हार्ड टाइम्स मैंने बता ही दिया। ठीक, आप इसमें क्या करेंगे, आपको क्या है, आपको याद क्या करना है, पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिमेंबर डिकेंसेस नॉवेल्स। ठीक है, इसकी लिस्ट मैंने इसका एक निमोनिक भी पहले बताया है, तो आप इसको पहले पता करेंगे क्या है। Who amongst the following is the first Indian English playwright to have received the साहित्य अकेडमी अवार्ड? देखिए, इसमें क्या होता है ना कि कई बार आप लोग स्टेटमेंट पढ़ते नहीं है। ठीक है, कभी भी आंसर देते हुए ये ध्यान रखिए कि क्या पूछ रहा है। प्ले राइट पूछ रहा है, विजय तेंदुलकर को नहीं मिला था, मैं तो गिरीश कर्नाड, रविन्द्रनाथ टैगोर तो बहुत पहले के हो गए। तो यहाँ महेश दत्तानी, और इनका एक वर्क है विच इज फाइनल सॉल्यूशंस। ये मैंने इस टेक्स्ट को भी अच्छे से अपने पेड कोर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है। और अगर आप ये सब बहुत आसानी से समझना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को सिंपली ज्वाइन कीजिए। मैंने पहले ही बताया, मुझे मेरा रेफरेंस दीजिए, आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। what following text cannot be classified under magic realism? So what is magic realism? First of all, मैं आपसे बहुत बार कहता हूं कि प्लीज रीड M.H. अब्राम्स। वाई सो? आपको ये सारे टर्म्स कंफ्यूजिंग नहीं लगेंगे। ठीक है, सो 100 years of solitude, पहले मैजिक रियलिज्म की बात कर लेता हूं। ठीक है, तो मैजिक रियलिज्म क्या होता है, जहां रियलिज्म प्लस मैजिक, जहां रियल लाइफ में मैजिक को ब्लेंड कर दिया जाता है। ठीक है, ब्लेंड कर दिया जाता है। ब्लेंड, आपके घर में मिक्सर होगा, मिक्सर ब्लेंडर, तो क्या करता है, ब्लेंड कर देता है। ठीक है, वही चीज है। तो 100 years of solitude जो है, ये वर्क जो है, आपको पता है किसका है? एक कोलंबियन राइटर थे, गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज। इनका ये जो वर्क है, ये आया था 1967 में। और इन्होंने और भी इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं। ठीक है, मार्क्वेज के ऊपर एक ऐसे डायक्रिटिक साइन लगता है, पढ़ने का तरीका होता है। ठीक है, इनका एक और वर्क है लव इन द टाइम्स ऑफ कॉलेरा। आपका काम क्या है, उसका टाइमलाइन सर्च करना। मिडनाइट चिल्ड्रन जो है, अब मिडनाइट चिल्ड्रन के ऊपर तो मैंने प्रॉपर अब एक क्लास ले रखी है उधर, मतलब बहुत ही अच्छे से ले रखी है क्लास उसके। तो 1981 में ये वर्क आया है। ठीक है, और ये किसका है, सलमान रश्दी का। अगर आपको ये नहीं पता है तब तो बड़ी दिक्कत है। इसमें इसको पढ़ने के बाद एक टर्म निकल के आता है, चटनीफिकेशन। ठीक है, चटनीफिकेशन इससे रिलेटेड टर्म है। द टिन ड्रम एक वर्क है जर्मन राइटर ग्यूंटर ग्रास का। मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं, आंसर पहुंचने से पहले मैं क्यों बता रहा हूं। और फाइन बैलेंस है रोहिंटन मिस्ट्री का। ठीक है, रोहिंटन मिस्ट्री का वर्क है। एंड द फाइन बैलेंस ये आया था आपका 1995 में। ठीक है, अब मैं आपको ये सब बता चुका हूं, अब है क्या क्या पूछ रहा है, कैन नॉट बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट इज कैन नॉट, है ना, टाइम इसको फोकस करना है। तो जब कैन नॉट पूछ रहा है तो ये मैजिक रियलिज्म है, ये भी मैजिक रियलिज्म है, और ये भी मैजिक रियलिज्म है। सिर्फ ये जो है, ये मैजिक रियलिज्म नहीं है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ माने थोड़ा ड्रामेटिक सॉर्ट ऑफ वर्क है, फिक्शन है। देखिए, है फिक्शन, नॉवेल है, लेकिन उस तरीके का वर्क है। अब आप सोचेंगे कि ये सब पढ़ के मैं क्या फायदा, मुझे ये तो मैं आसानी से जानता हूं। फायदा क्या है, देखिए, रोहिंटन मिस्ट्री कौन है भाई, इंडो है लेकिन कनाडियन राइटर है। ठीक है, इंडियन कनाडियन राइटर है लेकिन इंडियन ओरिजिन के हैं। ठीक है, समझ में आया?
अब इसका फायदा क्या हुआ, यही क्वेश्चन आपके 2025 में घूम के आ गया, यही फायदा करता है। मिडनाइट चिल्ड्रन अभी आपको दिखेगा कि ये कहाँ काम में आने वाला है। इसी तरह मार्क्वेज का आपने जाना तो कि कौन है, ठीक है। उसके बाद आप और चीजें जानेंगे। जीसी स्पिवक ट्रांसलेटेड ऑफ ग्रामेटोलॉजी इनटू इंग्लिश, हु रोट इट। अब देखिए यहां आपको दो बातें पता चली। वो पूछ सकता है कि हु ट्रांसलेटेड ऑफ ग्रामेटोलॉजी, जीसी स्पिवक, मतलब गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, चक्रवर्ती स्पिवाक, ठीक है, इनका पूरा नाम था, है ना। ऑफ ग्रामेटोलॉजी 1967 में आई, और बहुत आसान है इसका याद करना। ओरिजिनल हो गया, ठीक है, ओरिजिनल आपका आया है इस टाइम में। लेट मी स्विच टू दिस येलो वन ओनली। और 1976 में ये ट्रांसलेट हुआ है, ठीक है। बहुत इजी है याद करना। क्यों इजी है? 6776। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है इन सब केसेस में। इसके करेक्ट रिस्पॉन्स तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जैक डेरिडा या जैक डेरिडा। चॉम्स्की लिंग्विस्टिक्स में है। फ्रॉयड, ठीक है, फ्रॉयड साइको एनालिसिस है, और सॉसियोर अगेन लिंग्विस्टिक्स पे आ जाते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप देखेंगे कि फ्रॉयड की साइको एनालिसिस आप सर्च करेंगे, आप सॉसियोर के लांग परोल इन टर्म्स को देखेंगे, ठीक है, LANGUE, लांग एंड परोल। अगर आप मेरा स्ट्रक्चरलिज्म का वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे सीयूईटी कॉन्सेप्ट में, सीयूईटी कॉन्सेप्ट का सर्च करेंगे व्हाट इज थियरी, ये वीडियो मैंने लिया है, और इसी में व्हाट इज थियरी वाले वीडियो में मैंने सॉसियोर को बहुत अच्छे से बताया। सिगमंड फ्रायड साइको एनालिसिस है, हम इनके थियरी वाले डिस्कशंस में करेंगे। नोआम चॉम्स्की ने बहुत से जनरेटिव ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर, अन्य चीजें लिंग्विस्टिक्स में दी है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है। और जैक डेरिडा ने जो चीज दी है उसको आप बोलते हैं डीकंस्ट्रक्शन, ठीक है। डीकंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, मैंने घर बनाया उसको गिरा दिया, पर क्या सीन है। डेरिडा बोलते हैं कि डीकंस्ट्रक्शन इज नॉट सिनोनिमस विद डिस्ट्रक्शन। ये बात बारबरा जॉनसन भी बोलती हैं, उसी को थोड़ा सा वर्ड अलग है उनका, लेकिन डीकंस्ट्रक्शन इज नॉट सिनोनिमस विद डिस्ट्रक्शन, ये बात डेरिडा बोलते हैं। ये टर्म अभी मैं आपको बस सिंपली बता दे रहा हूं। और दूसरा टर्म उनका जो है वो है डिफ, जो वर्ड, जो करेक्ट स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है वो है डिफरेंस। मैं इसको अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि ये भाई ये वर्ड क्या है, ठीक है। अब देखिए सीन क्या है डिकंस्ट्रक्शन डिफरेंस में। आप देखते हैं कि लैंग्वेजेस एक तरीके से हैं, उनमें कुछ बाइनरीज हैं, जैसे गुड बैड है, डे और लाइट है। डेरिडा बोलते हैं कि ये सब फालतू हैं, ये सब स्टैंड नहीं करते हैं। और जो वर्ड आप यूज करना चाहते हैं, जैसे बोले आई एम सॉरी फ्रेंड्स, आई एम लेट, पर जो हम मीन करते हैं ना वो उसके अलावा ही आपको मैसेज जाता है। जैसे हम जो बोलना चाह रहे हैं, लैंग्वेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हम बोलना चाह रहे हैं जब वो मुंह से निकलती है ना, जब लिखी जाती है तो उसका मीनिंग जरूर बदल जाता है डिपेंडिंग अपॉन कॉन्टेक्स्ट। तो यही बात यहाँ हो रही है। अभी ये इतना छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं फटाक से समझा दूं, बट इंपॉर्टेंट है अभी। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट वाला क्वेश्चन है, ये आता जाता रहता है। राजमोहन वाइफ जो है ये इसका करेक्ट रेस्पॉन्स है। मैंने यहाँ पे लगा दिया था कि नहीं, हाँ लगा दिया था। सो राजमोहन वाइफ करेक्ट रेस्पॉन्स है। और सॉरी, तबीयत भी ठंड की वजह से, ये मैं इसलिए इस पे टाइम नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा। और इनका नाम चैटर्जी भी लिखा जाता है, चट्टोपाध्याय चटर्जी दोनों लिखा जाता है, ठीक है। असली चट्टोपाध्याय, चटर्जी तो अंग्रेजों ने दिया। सत्यमेव जयते टीवी शो था। कांतापुरा आपको पता है किसका है, राजा राव, ठीक है, राजा राव का है। और कूली किसका है, मुल्कराज आनंद का। अब यहां से आपने क्या किया, अब आपने पढ़ा कि कांतापुरा 1938 में आई थी,
सरपेंट एंड द रोप 1960 में आई थी। अब आपने राजा राव को पढ़ा। देखिए, आपकी बहुत बड़ी तैयारी सिर्फ पीवाईक्यू से हो सकती है। आप राजा राव पढ़े, आपने राजा राव के वर्क्स को नोट कर लिया, ठीक है। सिर्फ पीवाईक्यू से आप बता रहा हूं मैं कि आप पास हो सकते हैं एग्जाम्स, अगर आपको तरीका पता हो कि कैसे करना है, ठीक है। कुली में आपने मुल्क राज आनंद पढ़ लिया। अब आपने क्या किया कि देखा कि आनंद के और कौन से वर्क है। अच्छा, आपने सबसे पहले देखा कि आनंद का अनटचेबल है। अनटचेबल तो इंपॉर्टेंट वर्क है, वो 1935 में आया था। सरपेंट एंड द रोप 1960 में आया था। फिर कैट एंड शेक्सपियर राजा राव की है। फिर इसी तरीके से आपने चीजें प्रिपेयर की। सत्यमेव जयते तो वो टीवी सीरीज है और पूछ सकता है। अब सुनिए, एक क्वेश्चन सत्यमेव जयते से क्या बना, वो पूछ लेगा कि सत्यमेव जयते जो टर्म है ये कहां से आया है, ठीक है। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा होगा जो थोड़ा बहुत पढ़ता होगा एंशिएंट इंडिया को, तो उसको पता है कि ये मुंडकोपनिषद से है, मुंडकोपनिषद से, ठीक है। सत्यमेव जयते, इसका आमिर खान वो टीवी शो चलाते थे। तो ये करेक्ट रिस्पांस तो आपको पता है, और ये आया था 1864 में, ठीक है। ये तो मैं टाइमलाइन बता दूं, अर्लीस्ट नॉवेल थी। और जब आप मेरा कोर्स देखेंगे तो मैंने उसमें क्या बता रखा है, ये क्वेश्चन मैंने पहले ही एंटिसिपेट किया था। और दूसरी चीज ये कि उसमें मैंने ये बता रखा है कि ये जो राजमोहन की वाइफ है मातंगिनी, जो है, जो मातंगिनी कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर, मैं लिख ही देता हूं। प्रोटागनिस्ट जो है वो इपोनिमस कैरेक्टर है। मैं 12-13 बार इपोनिमस बता चुका हूं। जिसके नाम से नॉवेल या वर्क का टाइटल रहता है वही मातंगिनी यहाँ पे है। और वो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, क्योंकि उसका अपना पति बहुत उससे नहीं बन पाते, उसकी बहुत खराब पति मिल गया होता है उसको। अब विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन है, ठीक है। इसको ये 1892 का है। वन ऑफ द अर्लीस्ट फेमिनिस्ट टेक्स्ट, ठीक है, अर्लीस्ट फेमिनिस्ट टेक्स्ट में से एक है, ठीक है। अभी मैं टाइम नहीं दे रहा हूं आपको सोचने, बोलने और तमाम चीजें करने का, कमेंट करने का। रीजन क्या है जानते हैं? मैं चाहता हूं कि आप समझें कि क्वेश्चन पेपर की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। सिमोन डी बोआ, हेलेन सिक्सिस एंड मैरी वॉस्टनक्राफ्ट एंड एलन शोल्टर। अगर आपको पता है ये तीनों लोग पिछले ही सेंचुरी के लिख रहे थे, और इनका तो अभी भी, मतलब इन लोग का, कुछ लोग का तो अभी चल रहा है, बोआ का तो नहीं हुआ है। पर मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट, मैं इसको अपने वीडियोस में इनके ऊपर मैं बहुत स्पेसिफिक बात कर चुका हूं। जो हमारी रोमांटिक एज की क्लासेस थी उस पे मैंने इनके पे बात किया है। तो इन्होंने 1892 में ये लिखा है। ये विलियम गॉडविन की वाइफ थी। हु वाज विलियम गॉडविन? वो मेरी शेली की मम्मी थी। अब मेरी शेली कौन है? मेरी शेली वो है जो पीवी शेली की वाइफ है। अगर आप एक व्यक्ति को पकड़े तो आपने 3 नाम जाने। मेरी शेली पढ़ा, अब आप साइंस फिक्शन में जाएं, चाहे आप गॉथिक में जाएं, चाहे हॉरर में जाएं, मतलब गॉथिक को ही आप समझे, तो मेरी शेली का आप फ्रैंकेस्टीन पढ़ेंगे, वो 1818 में आया था। क्वेश्चन बन रहा है, देख रहे हैं आपने। इसी तरह विलियम गॉडविन फिलोसोफर थे एक तरीके के, उनका हुआ। शेली का आपने पढ़ा, जैसे आपने शेली का मास्क ऑफ अनार्की पढ़ लिया, ऐसा ऐसा कुछ कुछ। तो आप कनेक्ट कर पाए और आपने एक से सारा सोल्यूशन खोजा, ठीक है। इनका सेकंड सेक्स 1949 में आया था। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग बुआ बोलती है, सिमोन डी बुआ, वन इज नॉट born a woman is made a woman। वुमन कोई जन्म नहीं लेती, उसको बनाया जाता है, उसको बताया जाता है कि तुम महिला हो, तुम ऐसे रहोगी, तुम इस तरह की ऐसे लाइफ जियोगे। सो दिस इज व्हाट सिमोन डी बुआ argues। then she gives a term called a creature feminine। बेसिकली एक क्रीचर फेमिनिन एक फ्रेंच वर्ड है जहां तक मुझे याद आ रहा है, और इसका सिंपल अर्थ क्या होता है? फीमेल की राइटिंग। तो व्हाट शी आर्ग्यूज, ये गाइनो क्रिटिसिज्म एक वर्ड है, ठीक है। सॉरी, गाइनो क्रिटिसिज्म एक दिस वर्ड, उसका एक इंपॉर्टेंट चीज है। गाइनो में क्या होता है? मतलब फीमेल जो क्रिटिसिज्म है। ई क्रीचर फेमिनिन मतलब
एक ऐसा यूनिवर्स जिसमें विमेन आर राइटिंग, जो विमेन राइटिंग का पूरा यूनिवर्स है, विच हैज ऑफन बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेन लिटरेरी कैनन, उसको रिवाइव करने, उसकी बात करने के लिए सक्सेस टॉक्स अबाउट दिस थिंग, ठीक है। और ये किस में बात कर रही है? इनका वर्क है द लाफ ऑफ मेड्यूसा, ठीक है। लाफ ऑफ मेड्यूसा केम इन 1975। शुवाल्टर का है, शुवाल्टर के लिए मैं एक दूसरी पेन निकालता हूं, ठीक है। ये रही शुवाल्टर, इनका पेन ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके आया, ठीक है। ये आपका काम है, इस पिंक की लाइन को घूम, पिंक मेट्रो दिल्ली में जाएंगे तो पिंक लाइन मजेंटा लाइन चलती रहती है, तो वहां पे आपको ये मिलेगी लिखा हुआ, मेट्रो पकड़ के जाएंगे तो आपको ये मिल गया, मेरे मतलब ये मेट्रो मैंने बनाया है, तो इस मेट्रो में लिटरेचर ऑफ देयर ओन जो है वो 1977 में आई थी, और ये ये एक इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन आ गया, ऑब्वियसली ये थोड़ा आसान है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर ऑकर्स इन विच, एक बार देखो मैंने उसमें आंसर तो टिक किया था ना, हाँ टिक कर दिया है, ठीक है। ये क्या है कि वो पूछ रहे किस में आता है, तो ओड ऑन ग्रीशियन अर्न इससे नहीं होता है। आपको क्या पता चला? आप इन चारों ऑप्शंस के ओपनिंग लाइन अब जाके देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये एंडेमियन का है। 1818 में एंडेमियन बड़ा सा उन्होंने लिखा, हाइपीरियन वो लिख रहे थे, हाइपीरियन ही ट्राइड टू राइट बट ही कुड नॉट कंप्लीट इट, but Endymion, which was published in the year 1818, begins with this thing, a thing of beauty is joy forever, ठीक है। ये एक आयम्बिक पेंटामेटर की लाइन है। अब इससे आपको, आप जब एमएच अब्राहम्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, मीटर के एग्जांपल में ये भी है। ओड ऑन ग्रीशियन अर्न, ओड टू मेलांकली, ओड टू ऑटम, ये सब भी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर्म्स है, इनके आप ओपनिंग लाइंस जरूर देख लेंगे, ठीक है। ये आपका काम हुआ। फॉकनर का द साउंड एंड द फ्यूरी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ प्ले बाय। मैं, अगर आप मेरे 2025 के वीडियो सॉल्यूशन को देखेंगे, आप लिटरेरी टर्म्स वाले वीडियोस को देखेंगे, तो मैं इस बारे में बात कर चुका हूं कई बार, पर ये बहुत आसान क्वेश्चन मानूंगा, पर आपको कुछ पता चलेगा। इसका आंसर बहुत सिंपल है, विलियम शेक्सपियर है, और ये है वर्क मैकबेथ। मैकबेथ का है, और ये एक्ट 5 सीन 5 में साउंड एंड द फ्यूरी टर्म यूज किया गया। क्या है? मैकबेथ की वाइफ की डेथ हो चुकी है, उसने, शी हैज कमिटेड सुसाइड, बट द सिचुएशन इज सच दैट मैकबेथ हैज टू गो टू फाइट द वॉर बिकॉज ही हैज टू डिफेंड हिमसेल्फ एंड हिज किंगडम। नाउ the act 5 scene 5 begins with the information about the death of his wife, but he cannot attend her, so he says she should have died hereafter, there would have been time for such a word. Tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this petty pace from day to the last syllable of recorded time. All of yesterdays have lighted us fools the way to dusty death. Out, brief candle. Life is but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. जीवन में बहुत हो हल्ला है, उसका कोई मतलब नहीं है। 50-100 साल की जिंदगी, पूरा दुनिया भर का टेंशन, अंत में आपको कोई फायदा नहीं। कॉस्मिक स्केल पर आप इररिलेवेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, in translation being faithful and accurate to the source language text, ये है जो आपकी यूनिट है कंपैरेटिव, ठीक है। कंपैरेटिव और प्लस ट्रांसलेशन वाली जो यूनिट है, मैं देखूंगा कि मैं इसकी यूट्यूब पे क्लास ले सकूं, ठीक है। इस वाले यूनिट में इसका क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। अगर आपको टर्म का अर्थ पता है तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, फाइडेलिटी का अर्थ होता है किसी के साथ माने क्या रहना, किसी के साथ लॉयल रहना। तो यहां क्या है कि फेथफुल कौन होता है? फेथफुल यही होता है जो फाइडेलिटी जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हो, वो जो मेंटेन करता है वही
फेथफुल होता है? तो आंसर बहुत सिंपल है, पर मैं समझा दूंगा। पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है कि जैसे मैं कहूं कि एक टर्म है कि जैसे कोई लाइन लिखी गई है, राम अपने घर गया। हमने क्या किया, राम वेंट टू अ हाउस कर दिया इसका ट्रांसलेशन, ठीक है। अब यहां पता नहीं चल पाया ट्रांसलेशन में कि राम अपने घर गया कि किसके घर गया, पर वास्तविक वाक्य में क्या था कि राम अपने घर गया, किसी और का नहीं, अपने घर गया। पर ट्रांसलेटर ने क्या किया, फेथफुल नहीं रहा, बोला नहीं हम नहीं बताएंगे कि राम किसके घर जाएगा। यही चीज है फेथफुलनेस की प्रॉब्लम। सिमिलरली मान लीजिए, अब मैं एक एग्जांपल दूं तो सवा शेर गेहूं करके एक रचना है इनकी, एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी सॉर्ट ऑफ समझ सकते हैं, प्रेमचंद जी के, उनके मानसरोवर के पूरे उसमें वो भी लिस्टेड है। तो आप देखेंगे तो उसमें उसके ट्रांसलेशन में बहुत से लोगों ने फेथफुलनेस नहीं रखी है, वो कास्ट मेंशन करते हैं तो ट्रांसलेटर हटा दे रहा है कास्ट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इसलिए ये बीइंग फेथफुल इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट। डिस्टॉर्शन वही है, डिस्टॉर्शन मतलब जो बिगाड़ दिया, जैसे अभी ये जो कर रहा था, राम को किसी और घर भेज दिया। टारगेट लैंग्वेज और सोर्स लैंग्वेज, ठीक है, ये दो टर्म्स है, ठीक है, एसएल और टीएल बोलते हैं। तो सोर्स मान लीजिए हिंदी है और टारगेट क्या है, टीटी जो है वो है इंग्लिश, ठीक है। तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो सोर्स लैंग्वेज ये हो गई और टारगेट लैंग्वेज ये हो गई, और ये इसका सही आंसर ये होगा, ठीक है। अब आते हैं, विच बुक बिगिंस विद ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस। देखिए ये सब चीजें जो है ना, ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ये अगर आप गलत कर दें तो आप तो बिल्कुल, आपका कोई होप नहीं कह सकते। आपको पता है कि ये मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट का है, 1667, रीगेन्ड आया था 1671 में, और एक और बुक आई थी सैमसन एगोनिस्टिस, ठीक है, ये भी 1671 में आई थी। पैराडाइज रीगेन्ड की ये ओपनिंग नहीं है। टिंटन अभी किसका है, आप जब आप टिंटन अभी पढ़ेंगे, 5 years have passed, 5, इसकी ओपनिंग क्या है, 5 years have passed, ये पूछ सकता है। अब आपने क्या एक्सपेक्ट किया, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस, लाइन नंबर 1, एंड लाइन 1 में ये है, और लाइन 26 में क्या आता है, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। बुक 1 में 1667 वाले बुक 1 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है, बुक 1 पी लॉस्ट में का, ठीक है, इसका ये है। अगर आपको ये ठीक से पता है तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, और नहीं पता है तो बड़ी समस्या है। वेस्टलैंड है 1922 टीएस एलियट का, और इसकी ओपनिंग लाइन में कई बार बोल चुका हूं, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, ब्रीडिंग लाइलैक्स, इस तरीके की इसकी लाइन चली थी। अप्रैल को सबसे क्रूएलेस्ट मंथ बोलते हैं। अब यही पूछ लेगा आपसे कि चलो बेटा बताओ इसकी ओपनिंग लाइन क्या थी, और रीगेंड की लाइन मैं आपको पढ़ के उसका सुना सकता हूं। रीगेंड की मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने भी उतना पढ़ा नहीं है उसको, किसी जगह हमने उसको टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ा है, पर आप इसको देख सकते हैं। आई हु एवर वाइल द हैप्पी गार्डन सॉन्ग इज द ओपनिंग लाइन, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द ड्रामेटिक टर्म एनेग्नोसिस सिग्निफाइज। अगर आप मेरा वो वीडियो देखेंगे जहां हम लिटरेरी टर्म्स की बात कर रहे हैं, वेयर आई हैव डिस्कस्ड प्लॉट, you will see that I have also discussed Freytag's pyramid, and the very next discussion is about peripety and anagnorisis। तो यहां से आपको दो क्वेश्चन मिले। अभी आप सिर्फ एनाग्नोसिस नहीं पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, अब आप फ्रेटॉग्स पिरामिड के बारे में भी जान गए। पीवाईक्यू सॉल्व करने का सबसे सही तरीका यही है, टर्म पढ़ा, उसके आसपास के टर्म्स पढ़े, अगली बार क्वेश्चन उससे आ जाएगा, और आएगा ही आएगा। उसके पास है ही नहीं कुछ पूछने को भाई, 5 टर्म्स है गिन के, एक पूछ लिया, 4 और बाकी किसी साल में पूछ लेगा, सिंपल तरीका है। तो एनाग्नोसिस और पेरिपिटी दो वर्ड्स है। एनाग्नोसिस सिंपली मींस डिस्कवरी, ठीक है, एंड पेरिपिटी इज द रिवर्सल ऑफ सिचुएशन। रिवर्सल ऑफ सिचुएशन इज ऑफन ब्रॉट अबाउट बाय द डिस्कवरी ऑफ समथिंग न्यू। ये कहानी से आपको एक और क्वेश्चन मिला, क्या, एडिपस द रेक्स ऑफ सोफोक्लिस is an example of something of the idea where you can find anagnorisis and peripety both working together. So what happens, it's Oedipus the Rex, Oedipus the Colonus as well। तो Oedipus Rex में क्या होता है, Oedipus पैदा होता है, वो किसी उसको जंगल में छोड़ देते हैं, वो किसी और किंगडम में चला जाता है,
किंगडम में क्या होता है, वो फिर अटैक करता है अब, और वो उसको छोड़ते क्यों है, क्योंकि लिखा रहता है कि अपने ही बाप को मार देगा, तो उसको बाहर भेज देते हैं, फेंक देते हैं जंगल में। उस लगता है कि बच्चा मर गया, पर बच्चा मरा नहीं, उसको कोई जंगल का आदमी उसको पाल बड़ा कर देता है, और फिर वो धीरे धीरे दूसरे परिवार में, रॉयल परिवार में, बगल के स्टेट में चला जाता है। ही अटैक्स द किंगडम, kills his father, marries his mother, but one day he discovers, he gets to know that you are the child who was abandoned, so you have actually married your mother. When he gets to know, this is the anagnorisis here, discovery. And what happens in peripety, मतलब पेरीपिटी रिवर्सेस दिस सिचुएशन, जो आदमी इतना शक्तिशाली हुआ वो बर्बाद हो गया, वो आंख फोड़ लेता है अपनी, और एंड हिज मदर कमिट सुसाइड बिकॉज शी मैरिड हर सन ओनली। तो ये बात हो गई, ठीक है। It's discovery, resolution, climax and complication are things that you can understand through Freytag's pyramid. हमारे पास, मैंने इसको पहले पढ़ा दिया है अपने 25 वाले सोल्यूशन में और लिटरेरी टर्म्स में भी, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि इस पे फिर से मैं बात करूं, क्योंकि हमारे पास भी कम टाइम है। Now we come to who wrote the famous work Orientalism. अगर आपको ये पता है, आपको पोस्ट कॉलोनियलिज्म पता है, ठीक है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, और उसके अलावा आपको ट्रैवल राइटिंग स्टडीज पता है, जिसका मैं रिसर्चर हूं, तो ये बहुत इजी है। पर पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बेसिक वर्क्स में ओरिएंटलिज्म है, इट इज बाय एडवर्ड सईद। थैंकफुली इन्होंने डेट दे रखी है। पर फूको बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर, इनसे क्वेश्चन आ सकता है, पहले समझिए। फूको के कई वर्क्स हैं। अब गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, अभी आपने देखा कि ये उस क्वेश्चन में थी, यहां भी आ गई। इनका क्या है, कैन द सबऑल्टर्न स्पीक, क्या सबऑल्टर्न बोल सकता है भाई? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप सोचेंगे कि सबऑल्टर्न कौन है, वो जो मेन लाइन में नहीं आ पाया कभी, जो इस कंट्री के दलित्स हैं, जो इस कंट्री के मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं, नॉट ओनली ऑफ दिस कंट्री बट ऑफ ऑल द कंट्रीज, who could not get represented either in literature or in political consciousness या किसी भी तरीके से, क्या वो बोल सकते हैं, क्या उसकी आवाज देश को सुनाई दे रही है? इज द क्वेश्चन बाय गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, याद रखिएगा, इट्स एन ऐसे पूछ सकता है। देन होमी के भाभा, नेशन नरेशन, नेशन एंड नरेशन, ठीक है, ये वर्क है। लोकेशन ऑफ कल्चर, ठीक है, लोकेशन ऑफ कल्चर। Then you see फूको's वर्क्स, जो मैंने फूको का बता के रखा था। फूको के इंपॉर्टेंट वर्क्स में हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी है, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट वर्क है डिसिप्लिन एंड पनिश। ये सब आपको पेपर में पूछ सकता है और पूछ रहा है, क्योंकि दे आर आस्किंग दीज क्वेश्चंस इन यूजीसी नेट एज वेल, इन दिस एग्जाम एज वेल। तो आपको हर ऑथर, इसमें जो आपने देखा, इनमें से हर ऑथर इंपॉर्टेंट है। अब आपको एडवर्ड सईद के भी अन्य वर्क्स के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन यहीं पे आ जाता है कि आपको ये सब चीजें याद रखनी है, ठीक है। हर एक व्यक्ति के बारे में जो ऑप्शन में है वो कल को क्वेश्चन में होगा, ये बात समझ रहे हैं ना। आज वो जमीन पे बैठा है, कल आसमान में होगा। The languages of the age is never the language of the age is never the language of poetry. एक सिंपल, मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊं। अगर ये पूछ रहा है, नहीं पता है कौन बोला, ठीक है, जब मैं ये पेपर अटेम्प्ट कर रहा था, आई डिड नॉट नो हु हैज सेड दिस, मैं एकदम नहीं, और ये वही पेपर है जिसको पास करके मैंने भी, जिसके मैं ऑल इंडिया टॉप 50 में था। लेकिन मैं ये कैसे सॉल्व किया उस वक्त? लैंग्वेज ऑफ पोएट्री नहीं है तो लैंग्वेज ऑफ प्रोज है, और लैंग्वेज ऑफ प्रोज है तो यानी ऑथर किस कैटेगरी का होना चाहिए? ऑथर नियो क्लासिकल होना चाहिए। जब हम नियो क्लासिकल पढ़ते हैं तो उसको वो एज ऑफ प्रोज एंड रीजन बोला जाता है। अगर प्रोज का है तो अब इसमें से हम पता कर दे कि थॉमसन का तो सीजन्स है, फिलिप सिडनी तो बहुत पहले के, अब हमारे पास अलेक्जेंडर पोप बचते हैं, लेकिन हमारे पास टॉमस ग्रे पोएट है। टॉमस ग्रे तो हमने पढ़ा कि वो जो चर्च यार्ड वाले लिखे हैं, तो हम जब जानते हैं कि ये नहीं बचता है तो घूम के कौन बचा? तब हमारे पास बचे अलेक्जेंडर पोप। पोप ही वही है जो प्रोज वाले आदमी, पोएट्री और प्रोज दोनों वाले आदमी है, ठीक है। लेकिन क्या होगा? अब सुनिए, यहां पे आपको पोप दिखेंगे और यहां पे आपको टॉमस ग्रे दिखेंगे। अब यहां कंफ्यूजन कहां से आई? मैं अपने एक्चुअल एक्सपीरियंस में बता रहा हूं। पोप और ग्रे में दोनों ने पोएट्री और वे दोनों लिखा है, पर प्रॉब्लम क्या है कि अब हम इसका सोल्यूशन देखें। सोल्यूशन जब देखेंगे तो इसका रियल आंसर टॉमस ग्रे है। मैं ये बता रहा हूं कि एनटीए आपको बेवकूफ कैसे बनाती है।
तो इन्होंने एक लेटर लिखा अपने, लेटर टू अ फ्रेंड, ठीक है, लेटर टू अ फ्रेंड इन्होंने लिखा 8 अप्रैल 1842 को, नहीं 1742 को, सॉरी, इनका नाम था रिचर्ड वेस्ट। 8 अप्रैल 1742 को इन्होंने ये लेटर लिखा और इसमें ये बात बोली, ठीक है, थॉमसन का सीजन्स, फिलिप सिडनी के आर्केडिया एंड अदर वर्क्स एंड अलेक्जेंडर पोप के रेप ऑफ द लॉक एंड अदर वर्क्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ऑप्शंस में जो आदमी है वो उसके सारे वर्क्स जानिए, सिंपल सी बात है। Which of the following novels is not by D.H. Lawrence is an easy question if you remember। देखिए आपको करना क्या है, जो इंग्लिश के मेजर ऑथर्स हैं उनकी क्रोनोलॉजी एक कॉपी पे लिखिए, चार्ट पेपर पे लिखिए, जैसे मन करे अपने कमरे में पेस्ट करिए, रट जाइए। मैं रटने के निमोनिक्स भी बता चुका हूं, जैसे मैंने डिकेंस का निमोनिक बताया था कि 1 टन टीबी मुझे दे दो, इस तरीके से आप उनका क्रोनोलॉजी ऑफ जो जितने वर्क्स हैं आप उसको याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल भी हो जाता है ऐसे। सिमिलरली आपको पता है कि सन्स एंड लवर्स इज एन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बाय, ठीक है, ये है लॉरेंस, ठीक है, लॉरेंस के है, ये भी वर्क है। रेनबो है लॉरेंस का, चैटरली है लॉरेंस का, ये है जेम्स जॉयस का। ये मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है बहुत, इसमें मैं क्या ही बोलूं। जेम्स जॉयस का ये वर्क है, 1914 में आया था और ये पूछ रहा है कि नॉट बाय D.H. लॉरेंस, तो आंसर होगा डबलिनर्स। डबलिनर्स मतलब डबलिन वाले लोग। सन्स एंड लवर्स आया है 1913 में, रेनबो आई है 1915 में, लेडी चैटरली आई है 1928 में। इससे एक और क्वेश्चन बना, वो क्वेश्चन है, इसी का एक सीक्वल आया 1920 में, वो है विमेन इन लव, ठीक है। दिस क्वेश्चन केम इन दिस वन केम इन 1920। इमेजिस्ट मैंने बहुत बार बता चुका मैं कि डेस इमेजिस्टिस एक वर्क आया, दिस वन बाय एजरा पाउंड, ठीक है। इमेजिज्म ये है कि मोर क्रिएटिव इमेजरी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो ये है टी ह्यूल्म है और एचडी, इनको एचडी करके भी लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। डायलन थॉमस इज वन हु इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने क्या लिखा है, डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, ये अपने फादर को बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। मैं इसके बारे में पहले भी बोल चुका हूं, मेरे कुछ वीडियोस की एंडिंग इससे हुई है। मार्टिन नेस्लिन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, ये क्वेश्चन हम लोग को सबसे इजी लगा था, क्यों? क्योंकि एमएच अब्राहम्स की पहली ही एंट्री के एंड में लिखा है कि 1961 में थिएटर ऑफ एब्सर्ड करके एक बुक लिखी गई और वो मार्टिन नेस्लिन ने लिखी। ये सबसे इजी क्वेश्चन था, क्योंकि अगर आप एमएच अब्राहम से कुछ नहीं पढ़े हैं तो पहला 2 पेज तो पढ़ेंगे ही, पहली एंट्री तो पढ़ेंगे ही, कितने भी आदमी कितना भी कम पढ़ाकू हो, तो ये लगभग सबका ही सही था। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड की एंट्री मैंने इस पे बहुत बता दिया है ऑलरेडी, बहुत बार बताया है, पर वही है कि जहां पे absurdity is the feeling where you do not connect with your world and you feel that life has no meaning as such। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, अब देखिए एलिनेशन इफेक्ट, अब ये किसका है, ये बर्टोल्ट ब्रेक्ट का है, ठीक है, बर्टोल्ट ब्रेक्ट का ये है एलिनेशन इफेक्ट, ये ड्रामा में है। अफेक्टिव फैलिसी की बात हो रही है, विमसेट और बर्ड्सली की बात हो रही है। ऑथोरिटेरियनिज्म पे तो बहुत लोगों ने लिखा है, तो वो कोई एक आदमी नहीं है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कहां से आया, सेम एंट्री नंबर 1 एमएच अब्राहम से ही, कहीं और से नहीं, उसी पहले ही पेज पर लिखा हुआ है साफ साफ कि मिथ ऑफ सिसिफस 1942 वाज रिटन बाय अल्बर्ट कामू। कामुस नहीं पढ़ते हैं, कामू पढ़ते हैं। एक इनका प्ले है 1944 में आया था, कैलिगुला करके इनका एक प्ले भी है, कभी कभी पूछ देता है। बीएचयू में कैलिगुला की एक परफॉर्मेंस हुई थी बहुत साल पहले, हम लोग अभी बीए बिगिन कर रहे थे तब। मार्टिन नेस्लिन, देखिए अब फिर वही बेवकूफ बना रहा है जेपी सार्थ, ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर हैं, मैंने इनके बारे में भी बहुत पहले बात की है कई बार, मेरे कोर्स में इन लोगों के बारे में एकदम डिटेल में हो रखा है। एग्जिस्टेंशियलिज्म के ये फिलोसोफर, एग्जिस्टेंशियलिज्म सेज द लाइफ इज एज मीनिंगलेस एज डेथ, ना आपके जीने कोई मतलब है, ना आपके कोई मरने कोई मतलब है। दूसरी चीज ये है कि एसेंस, अरे एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, माने पहले आप जिंदा हैं, उसके बाद आप सोचते हैं कि आप क्या हैं, आप डॉक्टर हैं कि आप गरीब हैं कि आप
आप कायर हैं कि आप वीर हैं, ये सब बातें एसेंस ना बाद में आती है, पहले आप जन्मे हैं, आप हैं कि नहीं है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्टेंशियलिज्म इस चीज पे फोकस करता है। हाइडिगर भी बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं, तो इसलिए अभी उनकी बात नहीं करते हैं। कामू और मिथ ऑफ सिसिफस की एक लाइन पूछ लेता है, एंडिंग लाइन है, वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी। क्या? सिसिफस को खुश इमेजिन कीजिए। यही लाइन इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है, एंडिंग लाइन है ये। सिसिफस को खुश इमेजिन कीजिए। हु इज सिसिफस भाई? आप तो सिसिफस को हम जानते नहीं करते हैं, सिसिफस को नहीं जानते। सिसिफस एक किंग हुआ करते थे, बहुत बदमाश किंग थे। इनको श्राप मिल गया कि देखो जितना बदमाशी करते हो ना, क्या करो कि ये देखिए, ये सिसिफन्नू है, ठीक है, दिस इज सिसिफस। इसको बोला जा रहा है कि पहाड़ी दिख रही है तुमको, इस पे इस पत्थर को डगराते हुए लेके जाओ, और चूंकि पहाड़ी ऊपर इतनी स्लैंट है कि चढ़ाना यहां तक है, सिसिफस जब यहां पहुंचते हैं तो ये फिर गिर जाता है। और लेकिन सिसिफस थकते नहीं है, रोज चढ़ाते हैं ताकि वो एक कर्ज से मुक्त हो सके। उनको पता है यही फेट है उनकी। यही चीज है कि वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी, वेदर और नॉट आपकी जिंदगी में खुशी है, आपको खुश इमेजिन करना पड़ेगा। थियरी ऑफ माइंड जो सिगमंड फ्राइड का है, इसमें आप ये देखेंगे तो इसमें 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। एंड इट दिस डज नॉट मीन, इसलिए इसका सही आंसर है, क्योंकि द फॉलोइंग आर एक्सेप्ट पूछ रहा है, कौन सा नहीं है, तो एक्सेप्ट सुपर इड। सुपर इड कुछ नहीं होता है, ठीक है, मैं लिख दूं क्या कि कुछ नहीं होता है ताकि सबको समझ में आए कि कुछ नहीं होता है। तो सुपर इड जैसी चीज कुछ नहीं होती है, कॉन्सेप्ट यही 2 है। अब इड, ईगो, सुपर ईगो क्या होता है ये आपको समझना जरूरी है। देखिए, ह्यूमन लाइफ बड़ी कॉम्प्लेक्स है, और आप लोग ना समझते नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को जज जब करने जाते हैं, व्हेन यू लुक इनटू द साइकी ऑफ अ पर्सन, साइकी इज बेसिकली नॉट सिंपली द ब्रेन, द वे अ पर्सन बिहेव्स, द वे अ पर्सन इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू हिज माइंड, ये होता है आपकी साइको एनालिसिस में। साइको एनालिसिस जब बात कर रहे हैं, सिगमंड फ्राइड की एक इंपॉर्टेंट बुक है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। मैं सोचता था इस पे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, उसने इसी जनवरी में यूजीसी नेट ने इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम से क्वेश्चन पूछ दिया। आप किसी वर्क को हल्के मत लीजिएगा। तो ये चीज है, इड, ईगो, सुपर ईगो में क्या होता है, इड आपकी डिजायर है ना, इड जो होती है वो डिजायर होती है। डिजायर किस तरीके की डिजायर? इंस्टिंक्ट होता है, इंस्टिंक्ट। जैसे मान लीजिए इंस्टिंक्ट में क्या हुआ, जैसे भैया मुझे भूख लग गई। भूख क्या है यार, भूख तो अंदर से आई ना, मुझे लगा कि मुझे भूख लग गई। क्या मेरी बॉडी कूदने लगी, भूख लगी तो चूहे कूदने लगे? नहीं, मुझे फील हुआ कि भूख लगी है। सो हंगर, थर्स्ट एंड सेक्स आर द डिजायर्स दैट आर इंस्टिंक्चुअल डिजायर्स। ऐसी चीजें जो इंस्टिंक्ट, भूख लग गई है, उसी तरीके से इड ये हो गया। सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो की बात करता हूं मैं पहले। सुपर ईगो सोचते होंगे कि कोई आदमी जो बड़ा ईगोटिस्टिकल होगा, अरे तो मारेगा सबको, अपने घमंड। यहाँ ईगो मतलब घमंड नहीं होता है, सबसे पहली बात समझनी है। ईगो इज नॉट घमंड। इड, ईगो एंड सुपर ईगो। सो यहाँ ईगो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आप बोलेंगे ईगो, ये तो इस आदमी बड़ी ईगो है। नहीं जी, उसके अगर अच्छी ईगो है तभी वो अच्छा आदमी बन के रह पाएगा। ईगो इज अ मस्ट इन साइको एनालिसिस। सुपर ईगो सेज इज द मोरालिटी प्रिंसिपल। मोरालिटी प्रिंसिपल कहता है कि देखो यार, मुझे लगी है भूख तगड़ी वाली, मेरे बगल में एक आदमी बैठा है, उसके पास है बहुत मस्त पनीर, ठीक है, पनीर की सब्जी उसने रखी हुई है बढ़िया, और कायदे से मुझे क्या करना चाहिए, पनीर छीनो और लेके भाग जाओ और कहीं जाकर खा लो। सुपर ईगो बोलता है कि यार ये मोरालिटी नहीं है, दिस इज नॉट मोरल, एंड इफ दिस इज नॉट मोरल, इफ दिस इज नॉट फॉलोइंग द मोरल प्रिंसिपल, यू शुड नॉट डू इट। पूछिए कि भैया मैं आपके बिस्किट में से 2 ठो ले लूं क्या, मुझे बड़ी भूख लगी है, ये बात बोलता है। अब ये मोरालिटी प्रिंसिपल हो गया। ईगो क्या बोलता है? ईगो ये बैलेंस करता है दोनों के बीच में। ईगो इज द रियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। रियलिटी क्या है, यही ईगो का। मोरालिटी प्रिंसिपल बोला ना चोरी नहीं करोगे। ईगो क्या बोलता है कि भैया मुझे थोड़ा 2 ठो दे देंगे क्या, क्योंकि भूख तो लगी है, मैं भूख नहीं हटा सकता।
और मुझे चोरी भी नहीं करनी है, तो क्या बोलूंगा, भैया दे दीजिए, यही तो बोलूंगा। सिमिलरली when sexual desires are forced, this is a criminal action. It would lead to imprisonment, it would lead to your destruction, meaning that you have to go through the reality principle. ठीक है, इसमें डिजायर्स को कंट्रोल करना, मोरालिटी इज अबाउट कंट्रोलिंग डिजायर्स एंड ईगो इज अबाउट फाइंडिंग रियल सॉल्यूशंस फॉर योर डिजायर्स। समझ रहे हैं? तो हु रोट द पिकविक पेपर्स आ गए हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें आपको आंसर तो मैं पहले ही दे चुका था। थॉमस हार्डी के वर्क्स आप जानते हैं, जैसे कि टेस्ट ऑफ द हर्बल व्हील्स पब्लिश्ड इन द ईयर 1891, द डायनास हिज प्ले पब्लिश्ड इन 1904 अप टू 1908, रिटर्न ऑफ द नेटिव, एंड देयर आर सो मेनी वर्क्स। ठीक है, अभी इसकी क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है हार्डी की, बार बार पूछता है, मैं कह रहा हूं। काफ्का का है, काफ्का के दो वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, द ट्रायल और मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस ये दोनों वर्क्स पेज 1 पे ही है अब्राम्स के। इन दोनों का आपको याद है 1950 1920 में इनका पब्लिकेशन हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स है। ठीक है, पिकविक पेपर्स इज बाय चार्ल्स डिकेंस, इनका पहला फर्स्ट वर्क है। ठीक है, फर्स्ट वर्क है द क्लब पॉस्थुमस पेपर्स ऑफ, या ऐसे ही करके इसका टाइटल, द पेपर्स ऑफ द पिकविक क्लब। उसमें एक पिकविक क्लब रहता है और एक सैमुअल पिकविक जो है इसके वो हैं, क्या बोलते हैं, एक सेंट्रल कैरेक्टर है कह सकते हैं। हेनरी जेम्स का जैसे द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी हमने डिस्कस किया था, ये सब वर्क्स हैं और हर ऑथर का वर्क जरूर पढ़िएगा जाके। क्वेश्चन नंबर 24 इज गॉबलिन मार्केट वाज रिटन बाय whom? So it is a narrative poem by Christina Rossetti. नैरेटिव पोम है क्रिस्टीना रोसेटी की, एंड शी वाज द सिस्टर ऑफ डीजी रोसेटी। और अगर आप देखेंगे ना तो मैंने यूट्यूब पे भी और अपने कोर्स में भी प्री राफेलाइट्स के ऊपर डिस्कस किया है। क्यों? आप सोचेंगे कि ये तो फालतू सा पेपर 2022 वाला था, क्या मतलब है इसको पढ़ के, आसान पेपर था, क्या मतलब है? देखा आपने इसने क्या किया, प्री राफेलाइट्स को उठाया, पूछ रहा है आप बताओ प्री राफेलाइट्स कब आए, कौन था उसमें से। सिर्फ 4 PYQ सॉल्व करके आप 70% क्वेश्चंस हल कर सकते हैं, ये आप समझिए, बस सही तरीका मालूम हो। एजरा पाउंड इत्यादि का नहीं है, और ये आई थिंक 1862 में लिखा गया था, ये जहां तक मुझे याद है। ठीक है, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बथनॉट, ये बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर आप अब्राम्स एक बार भी जिंदगी में पढ़ लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ये आया था 1735 में, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। हम लोग तो ये पता है सीयूईटी में हमारे क्या हुआ था, हम लोग बैठे अब्राम्स, जिसने भी अब्राम्स सीरियसली पढ़ा था उसको 35 क्वेश्चंस, मेरे अपने 45 क्वेश्चंस, आई कुड सॉल्व 45 क्वेश्चंस विद इन टाइम स्पैन ऑफ 15 मिनट्स ओनली। 15 मिनट में मेरे पास 45 क्वेश्चन हल हो गए। पूरा पेपर, पूरा टाइम बचा हुआ है, बैठे हुए हैं हम लोग, घंटे भर पहले पेपर करके बैठे हुए हैं, क्योंकि सब लिखा हुआ है, सब एमएच अब्राम से पूछ रहा है। हमने पढ़ा, अगर पढ़ा है तो फट से सॉल्व होगा। हमको पता था कि हाँ हम पास हो रहे हैं, 75 क्वेश्चन मतलब पास हो रहे हैं, और हमें जो चाहिए मिल जाएगा, मिल भी गया। हमें बीएचयू चाहिए, बीएचयू मिल गया। तो एपिसल टू डॉक्टर आर्बथनॉट 1735 में इन्होंने कुछ एपिसल्स लिखे। एपिसल मींस लेटर, एपिसल्स का अर्थ होता है लेटर्स, लेटर्स सॉर्ट ऑफ। अब इसमें इनका एसे ऑन मैन है, एसे ऑन मैन है, वो 1713 के पीरियड में है, 13 या 14 भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने मॉरल एसेज करके लिखा कुछ 1731 टू 1734 में। ठीक है, ये इनका है। जोनाथन स्विफ्ट का आप पता है गुलिवर ट्रैवल 1726 में। शेरिडन के, अब रिचर्ड ब्रेंसली शेरिडन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट राइटर, क्योंकि इनके पे भी क्वेश्चन पूछा है। मेलाप्रोपिज्म क्या है? मेलाप्रोपिज्म है कि आपको ये एक वर्ड चेंज कर दे। मेलाप्रोपिज्म इज गिवन इन विच, इज यूज्ड इन विच वर्क? द राइवल्स बाय शेरिडन। अराइवल कब पब्लिश हुई? 75 में पब्लिश हुई। आपको सब याद रखना है। शेरिडन 75 में आया, फिर कोई और वर्क है तो वो 77 में आया, ये आपको सब। और ड्राइडन के जो ड्रामेटिक पोएजी आपको जानना ही जानना है। तो इसका मैंने सही आंसर यहाँ पे टिक किया है कि नहीं किया है ना? लेट मी सिंपली स्लाइड इट, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि इसका राइट आंसर ये है। तो राइट आंसर पोप है, आपको याद होना चाहिए। और Who amongst the following is first African American? इस पे तो ये मैं पहले ही सॉरी
डकार आने लगती है अजीब सी कभी कभी। तो अफ्रीकन अमेरिकन वुमन कौन है? अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो वुमन दिख जाएगी। वुमन है टोनी मॉरिसन। अगर आपको थोड़ा भी पता है, इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है बिलवेड। ठीक है, बिलवेड आई थी 1987 में। मैं क्यों बोलता हूं कि जाके एमए का सिलेबस देखिए। बीए पढ़ लिया आप लोग, हो गया अब आपका बीए। अब आपको एमए इंग्लिश का सिलेबस देखना है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब ऑफलाइन यूनिवर्सिटी एंड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, डीयू सॉल का भी देखना है, इसका भी देखना है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का देखना है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखना। अगर आपने इतना कर लिया ना, आपके इतने क्वेश्चंस ऐसे धड़ल्ले से हल होंगे, 35 मिनट में आपका पेपर डन रहेगा और सिलेक्शन भी वहीं हो जाएगा। हम लोग आए तो हम गिन के बोले कि हमारे इतने क्वेश्चन तो हो रहे हैं, कुछ भी हो जाए बदलने वाला नहीं है। ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप सही अप्रोच से पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और सही चीज पढ़ेंगे। सही चीज क्या है? आपने पीवाईक्यू देखा, आपने उसके बारे में पढ़ा, और सही चीज अब्राम्स है, सही चीज रूटलेज है। आप इन सब चीजों पर फोकस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या है, माया एंजेलो, एलिस वॉकर, और इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। अभी टाइम कम है, और जहां तक मुझे याद आ रहा है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 26, राइट? तो इनका एक और बुक था द ब्लूएस्ट आई। हाँ, द ब्लूएस्ट आई एक वर्क था जो मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछ लेता है, ऑल्दो नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इनको नोबेल प्राइज 1993 में मिला था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ कम टू हु, ये सबसे आसान क्वेश्चन है लिटरेचर वालों के लिए। नेगेटिव कैपेबिलिटी किसकी है? अरे सबको पता है भाई, किसकी है? कीट्स की है। किसके एग्जाम्पल कौन है इसका? विलियम शेक्सपियर। इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ, आपने नेगेटिव कैपेबिलिटी पढ़ा, आपको पता चला व्हाट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी इज द कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑथर ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज। आप अनसर्टेन रह सकते हैं, ये है। और शेक्सपियर इनॉर्मसली पजेस्ड इट, ये टर्म जो बोलते हैं, द कोटेशन इज ही इनॉर्मसली पजेस्ड इट। ये सब मुझे याद कैसे है? क्योंकि मैंने पढ़ी है एमएच अब्राम्स। एमएच अब्राम्स मेरे कुछ प्रोफेसर्स ने 70 बार पढ़ी है। यानी इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको रटते रहिए, सब पढ़िए, जो उसमें लिखा है सब रटिए। आपका नेट भी उसी से होगा, आपके सारे एग्जाम्स भी उसी से क्लियर होंगे। वर्ड्सवर्थ, मिल्टन और डन के बारे में आप ज्यादा जानते नहीं, तो इनके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद मेकिंग फर्स्ट ऑथोरिटेटिव डिक्शनरी? Who is a writer of dictionaries? Lexicographer is the writer of dictionary. Lexicography is the field of writing of dictionaries. Dictionary बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती थी। हम लोग छोटे थे ना, तो हमने ज्यादातर वर्ड्स डिक्शनरी से पढ़े हैं। हमारे पास नहीं था ये टिंग टिंग इंटरनेट, तो हमारे पास सर्च करने के लिए डिक्शनरीज हुआ करती थी, एंड दे वर द बेस्ट रिसोर्स, मैं अगर सही से बताऊं तो। लेक्सिकोग्राफर, इसमें से आपको पता है कि सैमुअल जॉनसन एक लेक्सिकोग्राफर है। ये लोग नहीं थे। बर्कली, बिशप बर्कली नहीं थे, होरेस वॉलपोल नहीं थे, क्योंकि ये लोग तो अलग फील्ड से। एडमंड बर्क जो है, रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, which was also replied to by Thomas Paine, Rights of Man 1791, सब पढ़ा रखा है मैंने कोर्स में। क्यों? ताकि अब आपने एडमंड बर्क पढ़ा, आपको सब पता चल गया। एडमंड बर्क, अब एडमंड बर्क अगर विरोधी, अगर सपोर्ट कर रहे हैं, तो पेन कैसे उसका विरोध कर रहे हैं रेवोल्यूशन का, इस तरीके की चीज। होरेस वॉलपोल अब प्रधानमंत्री है, वॉलपोल। तो ये सब चीजें सैमुअल जॉनसन की डिक्शनरी 1755 में आई थी, फर्स्ट ऑथोरिटेटिव डिक्शनरी। जिसने भी रूटलेज पढ़ा है कभी गलत नहीं कर सकता इसको। ऑल्सो इन्होंने 1759 में एक नॉवेल लिखी थी, 1759 में नॉवेल लिखी थी, और वो रेसेलास करके थी। आई इसमें कहीं एक स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि मुझे वो पढ़े हुए टाइम हो गया, पर वो पूछ लेता है कभी कभी। ये हम लोग को सबसे फनी क्वेश्चन लगा था। हम लोग क्या थे, बेवकूफ। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो एमए का सिलेबस है वो देखा ही नहीं था। सब नहीं देखा, थोड़ा बहुत, मैंने तो थोड़ा बहुत देखा था, बट पूरा नहीं देखा। कुछ चीजें छूट गई, या कुछ चीजों में ध्यान ही नहीं दिया कि यार इस पे तो ये हो सकता है। ये क्वेश्चन मूर्खतापूर्ण नहीं है। यही क्वेश्चन अब पूछते तो यही सही है आपके एज में। आपसे ज्यादा एनालिसिस पूछ लेंगे तो बच्चे रोने लगते हैं। तो नेम क्या है? बेलिंडा के लैपडॉग को कैंटो 1 में रेप ऑफ द लॉक, जो 1712 से 1714 दो बार पब्लिश हुआ था। 1751 में 2 कैंटोज आए थे,
और टोटल 5 कैंटोज 1714 में पब्लिश हो गए थे। इसके कैंटो 1 में ही, बुक 1 में ही रेप ऑफ द लॉक के बेलिंडा के लैप डॉग का नाम लिखा हुआ है। ये शॉक है, ये थोड़ा फालतू, उस वक्त हम लोग हंसते थे इस क्वेश्चन पे। व्हेन यू लुक रिट्रोस्पेक्टिवली तो आपको समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन भी रेलेवेंट है, क्योंकि सिलेबस में है प्रेस्क्राइब्ड कई जगह के। इट इज एक्सपेक्टेड कि आप जानते हो कैरेक्टर्स, जो भी सिलेबस में है BA MA के, उसके कैरेक्टर्स पढ़ के रखिए। टाइम बहुत है, 2 महीने इज अ लॉट ऑफ टाइम। 15 दिन की तैयारी में UGC नेट निकल सकता है अगर आप ढंग से पढ़ लें तो। 15 दिन की तैयारी में ये सब भी निकल सकता है अगर आपने BA में थोड़ा भी ढंग से पढ़ा है। लेकिन मेरा कोर्स खरीद, अगर आप मेरा कोर्स पढ़ेंगे, आप रोज 2 घंटे से 3 घंटे बैठिए, 3 घंटे बैठे, आपका 25 दिन के अंदर आपका सिलेबस खत्म। 25 से 28 दिन में आप अगले 25-28 दिन में उसको पूरा रट जाइए, रिवाइज कर जाइए, क्वेश्चंस पेपर्स को अच्छे से पढ़ जाइए, सारे अवार्ड रट लीजिए। कौन आपको बोल सकता है कि आपका 100% क्वेश्चन नहीं होगा? Which of the following plays were not written by Christopher Marlowe? Marlowe is one of the university wits, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। यूनिवर्सिटी विट्स मैंने पहले बताया है, इसीलिए क्रिस्टोफर मार्लो का पूछ रहा है कौन सा वर्क नहीं है। हेनरी सेकंड इज वर्क, ये किसी फेमस ऑथर का वर्क हेनरी सेकंड नहीं है। कुछ लोग बेवकूफ होंगे तो बोलेंगे कि नहीं भाई, हेनरी सेकंड शेक्सपियर का है ना। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 है, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 है, हेनरी सिक्स्थ है, पर हेनरी सेकंड नहीं है। हेनरी सेकंड जो वर्क है, एक बहुत ही ऑब्सक्योर, एक बहुत छोटे से ऑथर हुआ करते थे, उनका नाम है ये विलियम माउंट फोर्ट। माने माउंट पे फोर्ट जो है, ये 1692 में इन्होंने ये लिखा था। टैम्बरलैंड यानी कि तैमूर लंग, डॉक्टर फॉस्टस, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस, मैंने एक एक के बारे में डिटेल में बात की हुई है अपने कोर्स में। जू ऑफ माल्टा, तो आपको ये सब पता है, सब ऐसे परफॉर्मेंस है। तो अब मान लीजिए कि कहाँ गया जी, ये 92 में आ रहा है, ठीक है, 92 में हो रहा है, 94 में परफॉर्म हो रहा है, पर इनके पब्लिकेशन ईयर्स अलग होते हैं। एडवर्ड सेकंड, अब इनका एक और है, इन्होंने एडवर्ड सेकंड लिखा है, एडवर्ड सेकंड लिखा हुआ है, हेनरी सेकंड नहीं, एडवर्ड सेकंड लिखा है। किसने? मार्लो ने। मार्लो जो है, मारामारी में ही उनकी डेथ हो गई थी। एक, देखिए क्या है कि उनकी डेथ का रीजन ये था, किसी बोलते हैं कि किसी ब्रॉल में, मुक्का मुक्की में जो भी हुआ हो, क्योंकि वो स्पाई भी थे मोस्ट प्रोबेबली, तो इनको कोई किसी इन में, किसी मैंने पब वब में इनको कोई मार दिया। रीजन ऑफ हिज डेथ इज नॉट सर्टेन येट। जैसे कुछ लोग का सर्टेन है, जैसे बैटल ऑफ ज़्यूटफेन में सिडनी फाइट करते हुए 86 में मर गए, लेकिन कुछ लोग का नहीं पता रहता। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डिड द प्यूरिटन्स, हु आर प्यूरिटन्स, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगेन मैं बार बार कोर्स नहीं बेच रहा हूं, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, रेलेवेंट चीजों को सही जगह खोजने का तरीका है कोर्स। और क्या है, आप, मैं बार बार बुक्स भी तो बता रहा हूँ कि बुक पढ़ो भाई, हमें क्या है, बुक पढ़ो तुम। तो आपको अगर बुक पढ़ने में इंटरेस्ट है तो बुक पढ़िए। प्यूरिटन्स आर बेसिकली प्रोटेस्टेंट्स, लेकिन जो थोड़े प्रोटेस्टेंट्स में भी जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, एक होता कट्टरवादी होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, उनको ओलिवर क्रॉमवेल, आपको पता है ओलिवर क्रॉमवेल का रूल था 1649 से 1660, तो इन्होंने इसको प्यूरिटन इंटरग्नम बोलते हैं। इंटरग्नम मतलब इस पीरियड में थोड़ा सा बीच में monarchy was replaced with a parliamentary system, ठीक है, with a parliamentary system, right, sorted, पार्लियामेंट्री सिस्टम से इसको कर लिया गया। 1660 में क्या हुआ? रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड, ठीक है। इस क्वेश्चन में मुझे याद है हम लोगों ने 200 रुपया खर्च करके इस क्वेश्चन को चैलेंज किया था, क्योंकि इसका कोई आंसर सही आंसर नहीं है। 1642 was the year when the theaters were closed। मेरे दोस्तों ने सब हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया, कौन व्यक्ति, 3 व्यक्ति एक क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे। तो थिएटर्स ऑफ एब्सर्ड लिखने की आदत पड़ चुकी है मुझे यार। थिएटर्स वर क्लोज्ड in 1642, तो none of the above, ठीक है, the right answer should be 1642 to 1660, क्योंकि वो ड्रामा पूछ रहा है, ठीक है, वो पूछ रहा है कि
कि कॉमनवेल्थ ऑल इंग्लिश थिएटर, तो क्वेश्चन थिएटर पे, इसलिए इसका सही आंसर ये होगा। इसमें कोई भी ऑप्शन एनटीए ने सही नहीं दिया था। ठीक है, 32। अब हम आज 35 क्वेश्चंस का राउंड देखते हैं कि, क्योंकि हमें एक बार लेट मी चेक if we can get to know about the timeline of this thing, कितने मिनट्स का हुआ है, आई एम अनेबल टू फिगर आउट, बट 33, आई मीन इट मस्ट बी 1 hour प्लस। सो 35 क्वेश्चंस पे हम यहाँ पे क्लोज करते हैं इसको। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट आपको पता है कि 1066 में हुआ था, तो यानी ये तो सबसे पुराना हो गया, टेस्टामेंट सबसे पुराना ये होगा। यानी आपने पहले कहाँ रखा, बी। अब आपको पता चल गया ये ऑप्शन नहीं हो सकता, बी के 2 ऑप्शन है। अच्छा ठीक है, बी के बाद सी ही आएगा। कैसे? बी के बाद सी मतलब डेथ ऑफ जॉफरी चौसर, मतलब जॉफरी चौसर की डेथ तो आपको पता होना चाहिए कि ये मिडिल इंग्लिश चल रही है। 1400 में इनकी डेथ हो गई, 1340 में इनका बर्थ हुआ था, तो बी के बाद तो सी ही आएगा। चाहे ये सेलेक्ट कीजिए चाहे ये सेलेक्ट कीजिए। अब आपको ए और डी में से सॉर्ट आउट करना है। आपको पता है कि विलियम शेक्सपियर, अगर आपको नहीं पता है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। ये याद कर लीजिए, 1564 से लेके 1616, ये टाइमलाइन आपको एकदम याद होनी चाहिए शेक्सपियर की। 1564 में ये आए, यानी शेक्सपियर टिंडाल के बाद आए। टिंडाल का ट्रांसलेशन जो है वो तो इनके पहले आ गया था। यानी ऑप्शन क्लियर है कि शेक्सपियर तो सबसे अंत में आएंगे, तो बीसी एडी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और टिंडाल का जो है वो न्यू टेस्टामेंट टिंडाल ने सिर्फ नहीं किया, ठीक है, तो टिंडाल ने दोनों चीजें की। 1522 से 35 तक इन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन किया। ठीक है, पूरी बाइबल का ट्रांसलेशन किया। ये बहुत आसान क्वेश्चन ही हो सकता है अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो। अब बोलता है न्यू क्रिटिसिज्म कौन प्रैक्टिशनर्स है इसमें से? नहीं है, नहीं है, कौन है? अब यहां क्वेश्चन ज्यादा इजी है। जिस एमएच अब्राम्स को मैं भर दिन पढ़ने को बोलता हूं वही है, क्योंकि वो रोमांटिक मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। रोमांटिक सॉर्ट ऑफ वो है, मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। और उनका एक वर्क है मिरर एंड द लैम्प। सब इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके। मिरर एंड द वर्क है हाउ टू डू थिंग्स विथ टेक्स्ट, एक इनका ये है। ठीक है, और 3-4 इनके इंपॉर्टेंट टेक्स्ट अभी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें टाइम भी देखना है। शायद ये लंबी वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी। तो ये हो गया। अब बचे आईए रिचर्ड्स, जेसी रैनसम और टीएस एलियट। ये लोग न्यू क्रिटिसिज्म में थे। न्यू क्रिटिसिज्म फोकस्ड ऑन क्लोज रीडिंग ऑफ टेक्स्ट वेयर द और बायोग्राफी ऑफ एन ऑथर डिड नॉट मैटर। मैं किताब पढ़ रहा हूं, शेक्सपियर कब पैदा हुआ मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं शेक्सपियर की कहानी पढ़ रहा हूं। ऑल्दो दिस मेथड इज practically irrelevant when you are trying to understand a text, specifically if you are interested in the linguistics and stylistics of a text. Stylistics कैसे कैसे उसमें कौन सा मीटर है क्या है, तब it's irrelevant to study about the biography. Otherwise any authors, जैसे देखिए थियरी आई तो वही बोली क्रिटिसिज्म को कि देखो यार तुम लोग गलत कर रहे हो, you should know about the background of the author, the age he was writing in, because these are the things that affect the ideology of a person, right? Then M.H. Abrams, clear, he is the correct option। यहाँ पे अब्राम्स का ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स आप लोग पढ़ते तो और मजा आ जाता। Which of the following is not a partition novel? मैं पहले भी बोल चुका हूं कि पार्टीशन पे क्वेश्चंस आते रहेंगे, और ये आपको 5-6 ही वर्क्स हैं जो ढंग से याद करना है। तमस बाई भीष्म साहनी है, ठीक है, वो नॉट पूछता है, भीष्म साहनी का है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह का है, खुशवंत सिंह का है। इन लोगों की टाइमलाइन याद कर लीजिएगा, जैसे खुशवंत सिंह 1915 में इनका बर्थ हुआ था। शैडो लाइंस अमिताभ घोष का है, और ये तीनों ही वर्क्स पार्टीशन नॉवेल से। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज द करेक्ट आंसर, अरुंधति का है, अरुंधति रॉय, और ये 1907 का बुकर प्राइज जीता था। ठीक है, ये सब पूछ लेता है तो कोई भरोसा नहीं है, एनटीए बहुत बदमाश संस्था है। शैडो लाइंस अमिताभ घोष, और ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान आई थी 1956 में, शैडो लाइंस आई थी 1988 में, तमस आई थी 74 में। और भी वर्क्स हैं। वापसी सिधवा का एक वर्क है, मैं यही लिख देता हूं, वापसी सिधवा एक राइटर है। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है,
आइस कैंडी मैन, इसके पे ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, आइस कैंडी मैन और क्रैकिंग इंडिया। आप सोचेंगे कि कैसे ही, देखा यही क्वेश्चन इन्होंने इस ऑप्शन को उठाया यहां से, इस पार्टीशन वाली चीज को, और इन्होंने क्वेश्चन बना दिया। तो आइस कैंडी मैन 1988 या 91, उसके दो पार्ट्स हैं, तो वैसे करके पब्लिश हुई थी। और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हो गई, और क्योंकि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स केरला में बेस्ड स्टोरी है और क्रिश्चियन की लाइफ, सोशल सिचुएशंस, इन सब चीजों पे हो रही है। यूफेमिज्म का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज अगर बुरे तरीके से कह सकते हैं, उसी को आप अच्छे तरीके से बोलिए। तो डिपिक्शन ऑफ अ डिस्ट्रेसफुल स्टेटमेंट इन एन अल्टरनेटिव वे, व्हिच बेसिकली मींस कि जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि अरे फलाने की डेथ हो गई, ना, वी विल से कि मिस्टर फलाने पास्ड अवे। तो पास्ड अवे मींस कि हमने उसका थोड़ा अच्छे से कर दिया, उसको उसी चीज को खराब तरीके से ना करके आपने उसको अच्छे तरीके से किया। इस तरीके आप डेली लाइफ में पा सकते हैं, वॉशरूम जैसे शब्द, बहुत सी चीजें हैं। तो आपको अल्टरनेटिव वे में अच्छा बात बताने, अच्छे तरीके से बोलने को बोला जाता है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। हमने 35 क्वेश्चंस किए, नेक्स्ट में हम 40 को कंप्लीट कर देंगे इस पेपर को। और आई होप आपको तरीका समझ में आया, सोर्स इन सब, ये देखिए जैसे ये एमएच अब्राम्स में इसके ऊपर एंट्री है, सोर्स समझिए कहां से क्वेश्चन आया है, किस बुक से। मैं आपको 4-5 सोर्सेज जो बोल रहा हूं उसमें आप देखिए कि ये लिखा हुआ है कि नहीं। पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए, मैच करने में आसानी होगी। तो अगर आपने ये सब कर रखा है, आपका डेफिनेटली हो रहा है, समझ रहे हैं। तो 2 महीने में पढ़िए इसको ठीक से आप लोग, और लेट्स एंड दिस वीडियो नाउ, और अगले में फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।